ठीक है, जो लोग जुड़े हैं आप साथ में क्या करेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे फॉर योर ऐसे राइटिंग। कैसे लिखना कैसे है, चाहिए क्या ऐसे में। ठीक है, तो होपफुली जो रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में तो उनके लिए ये बेहतर रहेगा कि वो भी शायद बाद में नोट कर ले, ताकि ये नोट्स आपके लिए हमेशा के लिए रहे। ये हमारा टॉपिक था, यही बात। तो इस टॉपिक को ध्यान पे रखते हुए, रादर देन डायरेक्टली गोइंग टू दिस टॉपिक, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे करना था। तो पुट दैट एग्जांपल्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर, मैं इसी टॉपिक को क्या कराऊंगा आपके साथ डिस्कस कराऊंगा, ताकि दोनों चीजें, एक आपका एक तरीके से थ्योरी सेक्शन जो आपके पास हमेशा नेक्स्ट जो आप 9 एसेज इसके अलावा और लिखेंगे उसके लिए थ्योरी का काम करेगा, और इसी थ्योरी को अप्लाई करके आप किसी भी टॉपिक का क्या बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो ये मेरी आज की थ्योरी रहेगी जो आपको नोट्स मेकिंग करनी है, साथ में इसमें एग्जांपल्स और इसका पूरा का पूरा ऐसे हम तैयार किसके करेंगे। ये जो आपका पहला टॉपिक है, विकसित भारत रियलाइजिंग द ड्रीम। ना थ्योरी में सबसे पहले बात ये कि जिस दिन आप क्लासरूम में जाएंगे ऐसे लिखने के लिए, या इस टेस्ट में आप लिख रहे थे, या जिस दिन आप फाइनल एग्जाम पे जाएंगे, उस दिन ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि आपके पास चार, सेक्शन ए के अंदर 4 टॉपिक आएंगे, सेक्शन बी के अंदर 4 टॉपिक आएंगे। आउट ऑफ दीज 4 आपने एक सिलेक्ट करना, आउट ऑफ दीज 4 आपने एक सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स बिफोर सेलेक्टिंग और बिफोर राइटिंग द एसे यू आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज। बाय दैट एक्सरसाइज यू विल आइडेंटिफाई योर टॉपिक कि आप किस टॉपिक पे अपना ऐसे लिखने वाले हो। उस सिचुएशन में वो एक्सरसाइज क्या रहेगी, आपने टॉपिक 1 पढ़ा, आपने टॉपिक 2 पढ़ा, आपने टॉपिक 3 पढ़ा, टॉपिक 4 पढ़ा, इन 4 में से कोई एक लेना है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, इन 4 में से कोई एक लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, टॉपिक पढ़ोगे। टॉपिक पढ़ के सबसे पहला काम है, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक में क्या पूछ रखा है। इवन फॉर मोर क्लैरिटी, हम लोगों का ध्यान क्या होता है, हम सोचते हिंदी में है लिखते इंग्लिश में है, तो पहले हम उसका हिंदी मीडियम में भी अनुवाद पढ़ लेते हैं कि हिंदी में क्या लिखा है इसका, यह बात। अच्छा, बेहतरीन ये होता है कि टॉपिक के 2 पार्ट लिखे हो, जैसे यहां विकसित भारत लिखा है, रियलाइजिंग द ड्रीम, तो और क्लैरिटी मिल रही है कि विकसित भारत के बारे में किस पर्टिकुलर थीम सेगमेंट में हमको लिखना है। दूसरी चीज ये कि जब वो टॉपिक आपको समझ आया, तब आप अपने आप से ये पूछते हो कि उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज कितनी है। जैसे T20 में आपके लिए 10 सेगमेंट में 10 अलग अलग ऐसे हमने रखे कि जैसे पहला ऐसे जनरल रखा था, विकसित भारत पे दे दिया, दूसरा ह्यूमन पे दिया है, तीसरा आगे एग्रीकल्चर पे देंगे, बैंकिंग पे देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे देंगे, हेल्थ पे देंगे, यूथ पे देंगे। ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस है। इन सब डायमेंशंस के बारे में आप अपने जीएस की तैयारी करते हो। आप जब ऐसे के लिए भी जाते हो तब भी एक प्रेपरेशन चाहिए, तब भी आपके पास एक नॉलेज बेस चाहिए हर डायमेंशंस का, ताकि आपको अगर उस डायमेंशंस में कुछ ऐसे आए तो आप उस पर लिख पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप इकोनॉमी में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बैंकिंग के लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, आप एनवायरमेंटल इश्यूज पे कंफर्टेबल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कंफर्टेबल है। ठीक है, आपने कुछ करंट के टॉपिक, एआई टॉपिक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब तैयार कर रखा है, तो आप उस पर कंफर्टेबली कब लिख पाओगे, जब आपके पास क्या होगी, नॉलेज हो। और तीसरी चीज जो है, जो कॉमन है, वो हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए, दैट इज योर स्किल। स्किल या तो किसी व्यक्ति के पास ड्यूरिंग थ्रू आउट फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक, आफ्टर कॉलेज तक जब उसने पढ़ाई की, या तो उसके अंदर इनबिल्ट हो चुकी है, और अगर इनबिल्ट नहीं हो चुकी है तो ये स्किल अगले 10 टेस्ट जो आपने यहां पे लिखने हैं इसमें तैयार करनी है। ये स्किल क्या है, इस स्किल के अंदर क्या करना है, इस स्किल के अंदर ऐसे राइटिंग की स्किल प्रॉपरली क्या डिमांड करती है कि सबसे पहले आपको ऐसे के फॉर्मेटिंग पता हो कि ऐसे कोई फॉर्मेटिंग किस प्रकार से, और बड़ी इजीली आप कह भी दोगे कि सर कोई भी क्वेश्चन हो
कोई भी ऐसे हो तो यही करना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है, एक बॉडी लिखनी है और एक कंक्लूजन लिखना है। ऐसी ही फॉर्मेटिंग जब जीएस में आप करते हो तो वहां पे क्या पढ़ते हो कि आपको क्या चीज का पता होना चाहिए, कीवर्ड का पता। जब आपको कीवर्ड का पता होता है तो उस कीवर्ड के हिसाब से कि एक्सप्लेन लिखा है, इलेबोरेट लिखा है, क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, इवेल्युएट लिखा है, उस आधार पर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करते हो। दैट मीन्स यहां पर भी सबसे पहले एसए के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब जब फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन एक अलग कंपोनेंट है, बॉडी एक अलग कंपोनेंट है, कंक्लूजन एक अलग कंपोनेंट है, इस पे मैं आऊंगा। बट साथ ही साथ चाहे वो इंट्रोडक्शन है, चाहे बॉडी है, चाहे कंक्लूजन है, इसके अंदर एक स्किल और आपके पास होनी चाहिए, दैट इज आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट। जब आपके पास डिबेट आपको करनी होती है तो आप श्योर होते हो कि आपको किसी का सपोर्ट लेना है या किसी के अगेंस्ट जाना है, किसी के सिर्फ प्रोज बताने की, किसी के कॉन्स बताने हैं। बट ऐसे के अंदर पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। और होलिस्टिक पिक्चर जब आपको ड्रॉ करनी है तो आप ऐसे फेंक के नहीं नॉलेज मारोगे अपनी कि मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। इसके अंदर आपको एक आर्गुमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। आर्गुमेंट बिल्डिंग को कई बार हम जो है लिटरेरी टर्म्स में थीसिस भी कह देते हैं, कि थीसी बिल्ड करनी है, कि आपको कोई एक जो है इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी है, उस आर्गुमेंट के पीछे कुछ नॉलेज आपको चाहिए, कुछ डाटा आपको चाहिए। बाय दैट आर्गुमेंट सबसे पहले तो आपको क्या चीज बतानी है कि उस आर्गुमेंट, उस थॉट की के पीछे आपकी क्लैरिटी क्या है, और क्लैरिटी के साथ साथ उसमें आपके पास सपोर्ट करने के लिए कौन सा आर्गुमेंट है, क्या आपके पास कोई डाटा है, क्या आपके पास कोई रिसर्च है, ये आपके पास उस आर्गुमेंट डेवलपमेंट की कैपेसिटी में होने चाहिए। सो देयर विल बी मल्टीपल डायमेंशंस, देयर विल बी मल्टीपल आर्गुमेंट्स। और एक आर्गुमेंट्स ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ फेवर फेवर के हो, सिर्फ ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगेंस्ट अगेंस्ट के हो, सिर्फ ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप फेवर और अगेंस्ट के लिख के छोड़ दो। उसके अंदर कुछ आपके पास नेसेसरी वे फॉरवर्ड और कुछ एक न्यू आइडिया, न्यू थॉट, कॉल ऑफ एक्शन टाइप चीज होनी चाहिए, जिसको हम वे फॉरवर्ड कई बार कहते हैं। क्लियर बात? अब इसके अंदर जब एक आर्गुमेंट से आप दूसरे आर्गुमेंट पे जंप करोगे, देन देयर शुड बी कोहेरेंस। काफी लोगों को मैंने कॉपी चेक करते वक्त कमेंट लिखा होगा कि भाई फ्लो लैग कर रहा है ना? ऑनलाइन वालों को काफी को मैंने कमेंट किया कि भाई फ्लो लैग कर रहा है। दैट मींस कोहेरेंस नहीं है। एंड बिटवीन द आर्गुमेंट्स जब आप ट्रांजिशन ले रहे हैं तो ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या हो जा रहा है, एक तरीके से आदमी एक ब्रेक ले पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक वो एकदम से कैसे शिफ्ट कर गया। सबसे बेहतरीन ऐसे एक बारी में पढ़ा जाता है कि शुरू किया था, खत्म हुआ, फिर आदमी चेक करता है इसने कितनी डायमेंशनें लिखी थी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को रिलेट किया कि नहीं किया। अगर कोई ऐसा ऐसे लिख सकता है तो वो बेहतरीन ऐसे है। क्यों? क्योंकि उसमें कोहेरेंस थी। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे में जो ये टॉपिक हेडिंग हेडिंग लिख के, हेडिंग हेडिंग लिख के उसके पीछे समरी लिख लेते हैं, उसमें लिखा जाता है कि अवॉइड दिस, कि भाई अवॉइड करो, ये नहीं लिखना है। ये हेडिंग डाली, उसके बाद टॉपिक लिख रहे हैं, हेडिंग डाली टॉपिक लिख रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ये वाला जो डिमांड है ये पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके फिर मार्क्स डिडक्शन हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन दिस स्किल। अब इस टाइम पीरियड पे जब अभी आपका मीन्स जो है काफी दूर है, जब आप इस टाइम पीरियड पे अभी है, जब यहां से मीन्स लगभग जो 8 महीने दूर है, तो आपको क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो तब बनेगी जब आपके पास बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़ रखे होंगे, बहुत सारा डाटा आपने इकट्ठा कर रखा होगा, और बहुत सारे थीमेटिक नोट्स। ठीक है, क्या करना है, थीमेटिक नोट्स आपको बनाने हैं। थीमेटिक नोट्स कैसे हैं कि यू विल आइडेंटिफाई एटलीस्ट 10 to 12 टॉपिक्स। ठीक है, एंड फॉर दैट यू विल मेक नोट्स फ्रॉम योर न्यूज, यू विल मेक notes from articles, you will make notes from your GS section, you will make notes of many quotes, you will make notes of many anecdotes,
जो आपने सुनी या आपने पढ़ी किसी के बारे में, ऐसा सब डाटा आपके पास पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे जब मेंस का पेपर आ रहा होता है, तो यूपीएससी का भी मेंस चल रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर्टिकुलर थीम्स के ऊपर बहुत सारा डाटा रिपोर्ट्स जारी कर लेता है और कहता है कि भाई इसको आप मेंस के आंसर्स में एनरिच करो, ऐसे में एनरिच करो। बहुत सारे कोर्स समराइज किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने सारे कोर्स आएंगे, इसको आप याद कर लो। क्लियर बात? तो ये तैयारी करने के लिए जैसे मैं पर्टिकुलरली कुछ चीजें सजेस्ट करता हूं कि आप देखिए भारत के अंदर सबसे बेहतरीन ऐसे लिखने वाले लोग किस आदमी ने इंप्लॉय किए होंगे? प्रधानमंत्री जी ने। जिस जगह पे भी वो जा रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी कौन सा सारा भाषण खुद लिख रहे हैं। तो भारत का जो बेस्ट लिखने वाले लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी के पास हैं। तो अगर जहां पर भी वो जाते हैं वहां पे उनकी क्या स्पीच रहती है, तो ये जो चीजें आज मैं आपको लिखवाऊंगा अभी इसके बाद जो स्ट्रक्चरिंग ऐसे की बताऊंगा, उसमें जब आप देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कैसे एक ऐसे लिखने वाले ने इन बातों का ध्यान रखा है। अगर सारी स्पीचेस आप फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टेज रहता है तो हर जगह पर पॉलिटिक्स के हिसाब से आर्गुमेंट पेश किए जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स अपने इंटरलाइज कर लो और अपने ऐसे खराब कर लो। तो व्हाट यू डू, मन की बात कार्यक्रम आता है। मन की बात कार्यक्रम इतना ज्यादा समराइज, इतना ज्यादा डिटेल्ड, एक तो पर्टिकुलर थीम पे रहता है, जिस थीम पे रहता है उसके बारे में सारी की सारी बातें। तो मोदी जी जब वो भाषण लिखते होंगे तो मोदी जी के लिए, उसके लिए तो मोदी जी ये नहीं सोचते होंगे कि एचएस के बच्चे पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी के बच्चे पढ़ रहे हैं। मोदी जी के ध्यान में है कि जो आदमी लाहौल स्पीति में बैठा है वो भी सुन रहा है, जो आदमी कश्मीर में बैठा है वो भी सुन रहा है, जो आदमी केरल में बैठा है वो भी सुन रहा है, जो आदमी नॉर्थ ईस्ट में बैठा है वो भी सुन रहा है। तो जब वो पूरे भारत के उन लोगों के लिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी, उन लोगों के लिए जो यूथ है वो भी, और वो लोग जो गाँव में है जो उनकी खेती बाड़ी का काम है वो भी, उन सबके लिए कोई एक ऐसे लिख रहे होंगे, तो नेसेसरली दैट पीस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और दैट पीस ऑफ ब्रीफ राइटिंग मस्ट एंश्योर कि उसके अंदर इंक्लूसिविटी हो, मस्ट एंश्योर कि उसमें नॉलेज एंड फैक्ट की कोई कमी ना हो, मस्ट एंश्योर कि लगातार जो लोग सुन रहे हैं वो 1 घंटे तक सुनते रहें। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर सुना और उठ के बाहर चले गए। ताकि उसमें कोहेरेंस भी होगी, उसमें नॉलेज भी होगी, उसमें फैक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन के लोग सुनने बैठे होंगे कि कुछ गलत बोल देंगे तभी शाम को न्यूज बनाएंगे। होगा ना ऐसा? तो मेरे हिसाब से अगर आपको बेस्ट ऐसे अगर आज की डेट में देखने हैं या सीखने हैं तो इस कार्यक्रम की आपको क्या मिल जाएंगी, इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मन की बात कार्यक्रम की स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, और उसी में से अपना वैल्यू एडिशन नोट्स बनाओ, उसी को बार बार पढ़ो और अपने जहन में उतारो कि जो मैं अपने आपको अभी स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि उसको किस प्रकार से फॉलो किया गया। क्लियर बात? यूजिंग दिस ऑल इन माइंड, जब आपने क्या कर ली है, ऐसे लिखने से पहले एक्सरसाइज कर ली है, और एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है? अब दोनों चीजें मैं साथ साथ में लूंगा कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया जिसका नाम है विकसित भारत, और साथ में हमको एक थीम भी दे रखा है जिसके ऊपर चर्चा करनी है, रियलाइजिंग द ड्रीम। ठीक है? साथ में ईयर भी दे रखा है, विकसित भारत 2047, ये हमको टॉपिक दे रखा है। आपने देखा, जैसे ही आपने एक्सरसाइज करने पे आना है तो आपने अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये, हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? क्या ये टॉपिक आपको समझ आया? अब यहां पर विकसित, तो ठीक है जी, ये इसका मतलब होता है डेवलपमेंट, तो विकसित का विचार आपको क्लियर हो गया। भारत, अब ऊपर क्या नहीं है कि भारत ही क्यों लिखा है, डेवलप्ड इंडिया 2047 क्यों नहीं लिखा टॉपिक वाले ने? भारत कुछ सोच के लिखा होगा ना। विकसित इंडिया भी तो लिख सकता था, डेवलप्ड इंडिया भी तो लिख सकता था। विकसित ही क्यों यूज किया, विकसित भारत प्लस साथ में 2047, दैट इज योर सेंटेनरी ईयर ऑफ योर इंडिपेंडेंस। ये तो चलो क्लियर हो गया। साथ में कह रहा है रियलाइजिंग द ड्रीम। एग्जैक्टली अभी हमको इस बात की सक्सेस नहीं मिली है यहाँ पे, बट रियलाइजिंग द ड्रीम का मतलब हो गया कि वी आर टेकिंग सम स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स इट,
वो स्मॉल स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक रियलाइज कर पाए जो हमारा सपना है उसको हम आज थोड़ा जी रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। फिर दूसरा सवाल आपने अपने आप से पूछना है क्या, कि डू यू नो अबाउट द टॉपिक, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट इट, ये बात, डू यू नो अबाउट द टॉपिक, दैट मीन्स इसके बारे में आपके पास नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज है तो कितनी डायमेंशंस आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं। और डायमेंशंस के अंदर भी आई विल गिव यू स्ट्रेटेजी डी डी डी, 3D बोल देंगे इसको, कैसा 3D किस तरीके का, एक तो ना 3D 360 व्यू भी बोल देते हैं लोग, तो इसको कैसे समझो कि आपको क्या चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, और डायमेंशंस के अंदर भी दो चीजें चाहिए क्या, पहले तो उस डायमेंशन की डिटेल्स, और दूसरी डेप्थ, पहली डिटेल्स और दूसरी डेप्थ। ये क्या है, आपकी नेसेसरी एक्सरसाइज है जब आपने ये टॉपिक चूज किया। क्लियर बात। अब हमने टॉपिक चूज किया विकसित भारत 2047, हमने टॉपिक समझ लिया, हमने अंडरस्टैंड किया कि देखो ये स्लोगन मोदी जी बड़े टाइम से दे रहे हैं, और इसमें एक विश्वास इसका जो है, इसके रिलेटेड जो आप एजेंडा आप देखते हैं, इसके हमने अंदर एक विचार ये रखा है कि हमको कॉलोनियल माइंडसेट से भी बाहर निकलना है। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव अभी 25 साल चल रहा है, वो मनाने के बाद हम ये विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और इस ड्रीम के लिए मोदी जी हर हफ्ते आर्टिकल छप रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, डिफेंस में क्या करेंगे, स्पेस में क्या करेंगे, वुमेन सेक्शन में क्या करेंगे, ठीक है, एमएसएमई के लिए क्या करेंगे, हेल्थ में क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे, स्किल में क्या करेंगे। क्लियर बात। हमको क्या करना है, इसके बाद माइंड मैप एक क्रिएट करना है। ये माइंड मैप जो है एक रफ होता है ना, आपने देखा होगा जो स्टूडेंट आते हैं बाहर, वो अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर के पीछे पूरा जो रफ वर्क उन्होंने कर रखा होता है। अब ये रफ वर्क करना है, तो हम पहले इस टॉपिक का क्या करने वाले हैं, रफ वर्क करने वाले हैं। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। इस एक्सरसाइज के बाद हमने रफ के ऊपर माइंड मैप अपना तैयार करना है। अपने दिमाग में ये भारत की पिक्चर ड्रॉ कर लो, दिस इज अवर ग्रेट इंडिया। ठीक है, और अपने आप को 2047 के लिए तैयार कर रहे हैं हम, हमारा जो विकसित भारत का सपना है इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। पहला माइंड मैप तो हमने यहां तैयार कर लिया कि देखो वर्ड यूज भारत किया है, दैट मीन्स इस वर्ड की भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी। 2047 यूज किया है तो दैट मीन्स इस ईयर की भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी। और फिर रियलाइजिंग द ड्रीम, ये जो फ्रेज यूज हुआ है इसका मतलब है, और इसका मतलब हम अभी क्या समझ पा रहे हैं कि देयर आर सिग्निफिकेंट स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन, या लिए जा चुके हैं इस चीज के लिए, रियलाइज दिस ड्रीम। अब इस इमारत की कल्पना करो कि 2047 में सबसे पहली जरूरत क्या है, ये 2022-47 में ये भारत ऐसा ही दिखता हो, ऐसा ही दिखना चाहिए ना। तो दैट मीन सबसे पहले तो ध्यान रखो इस देश की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, इसकी यूनिटी का, इसकी इंटीग्रिटी का। क्लियर बात। पहले आता ना, पॉलिटी में पढ़ते ना पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बाद क्या पढ़ते, सिटीजन। तो इस देश का ख्याल रखने के बाद इस देश के सिटीजन का ख्याल रखना है। अब सिटीजन में भी जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका ध्यान पहले रखना होता है, जैसे आपके पास विमेन, चिल्ड्रन, और देश के लिए एक सबसे बड़ी एसेट दैट इज योर यूथ। देन देयर आर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, उसमें SC ST, ये लोग आ। क्लियर बात। ठीक है। देन पॉलिटिकल एनालिसिस कर ले, सिटीजनशिप, फिर उसके बाद आगे राइट्स। राइट्स में आगे दैट मीन्स यहां पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, दैट मीन्स यहां की पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में भी बात करोगे। क्लियर बात। देन
और माइंड मैप बनाइए। अब और इसके अंदर जाएंगे तो गवर्नमेंट हमने देख ली, पॉलिटी ये हमने देख ली, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है उनके भी अपने अपने रूल होने चाहिए। अकेला पूरा देश ही थोड़ी नहीं विकसित होगा, कुछ थोड़ा उत्तर प्रदेश को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ मुंबई को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दिल्ली को, कुछ शिमला को, कुछ जम्मू कश्मीर को, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी स्टेट्स क्या कर रही है। क्लियर बात? ये एक थीम हो सकता है सोचने के बारे में। फिर दूसरी तरफ सोचिए कि भाई यूथ है या वुमेन है, इनके लिए क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें चाहिए। दैट मीन्स यहां पे यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन का करिकुलम, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकिंग, ये सब डायमेंशन आ सकती है। ट्रेड, स्किल, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आएंगे दिमाग में अभी, ठीक है, अभी आ ही रहे हमारे दिमाग में। और डिफेंस, स्पेस एंड सो ऑन, एआई, ब्लॉकचेन, भारत की इतनी सारी जनसंख्या है तो ये कीवर्ड और आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि विलेजेस में क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे का क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे कल्चर का क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे रिलीजन का क्या हो रहा है, ये बात। और डायमेंशन में आगे जाएंगे, हमारे यहाँ रिवर्स का क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ग्लेशियर्स का क्या हो रहा है, हमारे यहाँ एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, हमारे यहाँ एनर्जी में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम जो है फर्दर करने वाले हैं। ऐसे सब चीजें पहले एक बार लिखनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आ गए और सीधा लिखनी शुरू कर दिया, नहीं, पहले ये कीवर्ड अपने रफ कॉपी में नोट करने पड़ेंगे, ताकि जब आप ऐसे लिखने जाओ, बार बार उन कीवर्ड्स को देखो, तो यू मार्क डाउन कि ठीक है मैं एग्रीकल्चर के ऊपर लिख लिया आज ही, ठीक है, ऐसे मार्क करोगे कि सर मैंने एग्रीकल्चर पे लिख लिया है, विलेज पे मैंने लिख लिया है, ट्राइबल पे मैंने लिख लिया है, कल्चर पे भी मैंने लिख लिया है, रिलीजन पे भी मैंने नोट कर लिया है, टूरिज्म में भी डायमेंशन दे दिया है, एनर्जी में भी दे दिया है, एनवायरमेंट पे भी दे दिया है, ग्लेशियर रिवर के बारे में भी आइडिया दे दिया है। क्लियर हुआ? मैंने स्पेस के बारे में भी लिख लिया है, डिफेंस के बारे में भी लिख लिया है, स्किल के बारे में भी लिख लिया है, ट्रेड के बारे में भी लिख लिया है, बैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, यूथ, सेफ्टी सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिटीजन, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्टर, पॉलिसी, गवर्नेंस, स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, यूनाइटेड नेशन में हमारा रोल, इसरो हमारा क्या कर रहा है, स्पेस में क्या कर रहे हैं, नेसेसरली इतनी सारी डायमेंशंस तो है। ये सारी सब डायमेंशंस भारत के बारे में एक जब बार नोट करनी पड़ेगी। अब जब ये डायमेंशंस आपने नोट की तो अब आपके दिमाग में, क्योंकि डायमेंशन की हेडिंग आप डाल रहे हो, आपके दिमाग का जो अब नॉलेज बेस है इसको खोलना पड़ेगा। उस नॉलेज बेस पे अब आपको डाटा और सपोर्ट और आर्गुमेंट चाहिए। डायमेंशन मिल गई तो डायमेंशन के अंदर क्या चाहिए? डिटेल्स एंड डेप्थ। इसके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए? एक एक बड़ी कॉन्क्रीट लाइन होनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, अच्छे से रिवाइज की है, समराइज की है, एंड यू आर वेरी मच श्योर कि जो वो आप आर्गुमेंट पेश कर रहे हो उसमें सच्चाई है, वो क्या है? सत्यपरक है, फैक्चुअल है। क्लियर बात? जब ये सारी इमेज आपके पास बन गई, अब जाके आप ऐसे लिखना शुरू करोगे। क्लियर बात? अब जाके इसके बाद अपना ऐसे लिखना शुरू करोगे, और अब जो ऐसे लिखना शुरू करोगे इसमें सबसे पहले आपने ऊपर टॉपिक का नाम लिखा कि जी पहला नाम है विकसित भारत 2047। आगे हम लिख रहे हैं रियलाइजिंग द ड्रीम। अब हमारे पास पहला सेक्शन आता है इंट्रो। नाउ आई एम इस तरीके, इस साइड जो है मैं लेफ्ट साइड पे क्या लिख रहा हूं,
आपका फॉर्मेटिंग लिख रहा हूं, इस साइड आप ऐसे अपना तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कीवर्ड नहीं डालोगे वहां पे, इट इज द सेक्शन ऑफ दैट फॉर्मेटिंग जिसमें पहले हमको इंट्रोडक्शन तैयार करनी। जीएस में काफी लोग क्या करते हैं इंट्रोडक्शन में कि जो टॉपिक पूछा है उसके बारे में जो फैक्ट आ रहा पहले लिख दो, उसके बारे में जो करंट का समझ आ रहा है वो पहले लिख दो। ऐसा ही करते, काफी लोग ऐसा करते। ये टेक्निक सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर नहीं आते, बट ये टेक्निक सही नहीं है। ये बता, नंबर तो आते हैं, दे देता नंबर आदमी पेपर चेक करने वाला, पर ये टेक्निक सही नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन का दो मतलब है। पहली बात ये कि मेरे जो एग्जामिनर है, अगर मान लो आपकी कॉपी में चेक कर रहा हूं, तो मैं इंट्रोडक्शन में आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरे को दो बातें बताओ। पहली बात ये बताओ, क्या चीज? आंसर में क्या डाला है वो पहले थोड़ी। हाँ, और देखो पहली चीज मुझे ये चाहिए कि क्या आपको टॉपिक समझ आया। आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? जैसे आपके पास कोई जीएस का क्वेश्चन आया, उसकी इंट्रोडक्शन से आपको यह समझ आ जाना चाहिए, एग्जामिनर को उस इंट्रोडक्शन पढ़ के यह समझ आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन का मतलब सही समझा कि नहीं समझा। क्रिटिकल एग्जामिन कर भी रहे हो क्वेश्चन में कि नहीं कर रहे हो, कि सीधे कुछ भी लिख जा रहे हो, पहले बताना पड़ेगा। दूसरा ये बताना पड़ेगा कि उस एसे के अंदर आप क्या लिखने जा रहे हो, तो एग्जामिनर को पढ़ते ही पता हो जाए कि पूरे इस एसे में क्या लिखा जाना है, पूरे आंसर में क्या लिखे जाना है। दैट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, नहीं तो 2 मिनिमम होते हैं, 2 मिनिमम होते हैं। पहला पैराग्राफ ये बताता है कि आपको टॉपिक ठीक से समझ आया कि नहीं, और दूसरा पैराग्राफ ये बताता है कि आप पूरे आगे ऐसे वाले में क्या लिखने वाले। क्लियर है बात? ये होती है इंट्रोडक्शन। आप अगर इसमें जीएस में भी ये टेक्निक लगाते हो तो इट इज द बेस्ट टेक्निक, बट वहां पे पैराग्राफ लिखना नहीं है, वहां क्या लिखनी है, एक लाइन में। एक लाइन में कि आपने क्वेश्चन क्या समझा, और दूसरी लाइन में ये कि आप आगे क्या लिखने वाले। ठीक है, जीएस में इस तरीके से इसको यूज करना है। अब जब ये स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो एक ऐसे की स्ट्रक्चरिंग के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला और जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, दैट इज टू डिफाइन एंड गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टॉपिक। दैट इज टू डिफाइन एंड गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टॉपिक। विकसित भारत 2047, आप लिखेंगे कि ये वाला नारा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जब हम अपनी आजादी के 100 साल मनाएंगे, तो क्या करेंगे, अपने देश को विकसित बना चुके होंगे। ये वो नारा है। और इसके अंदर अभी जब हम भारत के क्या है, दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तो हम क्या करने वाले हैं, अगले लगभग 20 सालों में हम कुछ ऐसे प्रयास, ऐसे कदम उठाने वाले हैं जिससे फिर एक आंकड़ा दे दोगे, डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि हम ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और देश क्या होगा, डेवलप्ड होगा। और ये देश डेवलप्ड जो है, सिर्फ देश नहीं होगा, इस देश के सभी लोग डेवलपमेंट को क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे। उनके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, उनके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। हर व्यक्ति प्रॉस्पेरस होगा तभी तो देश बढ़ेगा, डेवलप्ड। ऐसी आपने क्या दे दी, डिफाइन एंड डिस्क्रिप्शन दे दी। क्लियर बात? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है जिसके अंदर जो भी आमतौर से यूज किया जाता है, दैट इज योर सम बैकग्राउंड। थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप देते हो कि भाई ये जो भारत देश है, ये अब इसमें क्या होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि 1947 में आजाद हुए। ये हिस्ट्री में भी सोने की चिड़िया मानी जाती थी, बट जो है इतिहास काल में इन्वेडर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हम जो क्या हो गए, एक पुअर नेशन, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमको गिना जाता है। और आजादी के 75 साल के बाद अब हमने फिर से ये जो है एक संकल्प इस प्रकार से लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, देश को वापस डेवलप्ड बनाने वाले हैं। ऐसा भी बैकग्राउंड बिल्ड किया जा सकता है। क्लियर बात? जिसमें आप कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें बता सकते हो कि हमने पहले 5 ईयर प्लानिंग की, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल लेके आए, आज हम मेक इन इंडिया की बातें कर रहे हैं। पहले हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे थे, आज हम बोल रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा कुछ आइडिया आप बैकग्राउंड से
दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। सारे तरीके नहीं लगाने, कोई लगाना कोई एक ही है। क्लियर बात। अब तीसरा तरीका जो है, इस तरीके को मैं दे रहा कि ये हुक है। हुक क्या है, इसके दो तीन मेथड्स है। पहला मेथड तो है कि आप कोई कोटेशन दे दो। आपने कोई मोदी जी की कोटेशन दे दी, आपने कोई अब्दुल कलाम की कोटेशन दे दी, या आपने कोई याद की हुई थी कोटेशन। ठीक है, कि फ्यूचर जो है सिर्फ देखा नहीं जाता, फ्यूचर के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, फ्यूचर इज नॉट व्हाट इज सीन, बट फ्यूचर इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड और व्हाट यू कैन क्रिएट। कुछ ऐसा, कुछ किसी की लाइन आपने यूज कर ली। मैं बहुत सारे कोटेशंस आपको अगले 9 लेक्चर्स में लिखवाऊंगा। क्लियर बात। आज सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई कोटेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ आपके पास डाटा या रिपोर्ट हो कि IMF और वर्ल्ड बैंक की किसी की ऐसी रिपोर्ट है, उसने कहा है कि 2045 में भारत देश में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी और उनकी इकोनॉमी उस वक्त इतनी इतनी होगी। उस वक्त के लिए भारत देश का देख रहा है, एक विकसित भारत होने का सपना देख रहा है। ऐसा कोई डाटा भी हो सकता है। तीसरा एक तरीका होता है जो यूजुअली हिमाचल प्रदेश में, उस चीज के लिए मैं लोगों को कहता हूं कि इसको यूज ना करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा पाया गया है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट से बात हुई है कि उसमें मार्क्स नहीं आते, डिडक्शन होती है। दैट इज टू गिव एनेक्डोट। अगर थोड़ा एनेक्डोट फैक्चुअल है, हिस्टोरिकल है, किसी के बारे में है, तो फिर भी ठीक है कि आप गांधी जी के बारे में कुछ एनेक्डोट लिख रहे हैं, या अम्बेडकर जी के बारे में एनेक्डोट लिख रहे हैं, या भगत सिंह के बारे में लिख रहे हैं, या कल्पना चावला के बारे में लिख रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं, फिर वो ठीक है। अपने दिमाग से कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपने दिमाग से क्रिएट कर रहे हो। यूपीएससी में ऐसा होता है कि 2047 में एक दिन सुबह एक पर्सन ने अपने दादाजी से पूछा, या अपने से ऐसा पूछा कि आज हम डेवलप्ड हो गए, ये न्यूज आई है सुबह आज की डेट में, और फिर दादाजी उसको स्टोरी बता रहे कि नहीं, इट वॉज अवर ड्रीम सिंस देन, तब से हम आज जो है डेवलपमेंट पे पहुंचे। इस चीज को हिमाचल प्रदेश में थोड़ा अवॉइड करना, इस प्रकार का फिक्टिव कुछ नहीं बनाना। रियलिटी कुछ है एनेक्डोट की, तब ठीक है। किसी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जिसमें कोई एनेक्डोट आपको रियलिटी में मिलता हो, कोई रियल स्टोरी आप बता रहे हो, वो ठीक है। ऐसा कोई फिक्शन क्रिएट नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। इसको हुक क्यों बोलते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम थोड़ा सा ऐसा इंप्रेसिव और हुकी आम लोगों से अलग लिखने की कोशिश करते हैं, और उसको हुक की तरह यूज करते हैं, और पूरे एसे में उसको रीस्टेट करते हैं कि जो शुरुआत में हमने बात की थी वो एक दो बार बॉडी में और एक बार कंक्लूजन में उसको वापस रिवाइज करते हैं कि देखिए जो हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी उस प्रकार से ही क्या हो रहा है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, या उस थीसिस को हम रीस्टेट, या जब भी कोई आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हो उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो दिस विल फॉर योर इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही बात बताई, कौन सी, जो पहली लाइन है, जिसमें आप ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ आया। इन तीनों चीजों में जो भी आपने इसमें यूज किया, चाहे डिफाइंड डिस्क्रिप्शन यूज की, चाहे बैकग्राउंड यूज किया, चाहे कोई हुक यूज किया, यूजिंग कोटेशन और एनी डाटा और रिपोर्ट, इसमें आपने ये बताना है कि आपको क्या समझ आया। देन सेकंड पैराग्राफ फॉर्म करना है, जिसमें आपने क्या करना है, ये जो पीछे आपने रफ पेज ड्रॉ किया था, जिसमें आपको पता है कि अब मैं क्या लिखने वाला हूं, कितने डायमेंशन में लिखने वाला हूं, इसको ब्रीफली अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करना है। आपने एग्जामिनर को बताना है कि आप अपने ऐसे में क्या लिखने वाले हो। क्लियर बात। अब यहां पर एग्जामिनर को क्लैरिटी हो जानी चाहिए आपके दिमाग की कि आपने टॉपिक ठीक से समझ लिया है, अब आप पूरे टॉपिक में क्या लिखने वाले हो। और उसके दिमाग में एक पिक्चर छप जानी चाहिए, उसके दिमाग में समझ आ जाना चाहिए कि उसने आगे आप क्या लिखने वाले हो। आइदर वे, अगर वो बीच में सरप्राइज हुआ तो बेहतरी के लिए होना चाहिए, उसके दिमाग में बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए पढ़ते वक्त, अब क्या लिख लिया इसने, थोड़ी देर पहले तो बढ़िया कुछ बात लिख रहा था, इंट्रोडक्शन तो अच्छी शुरू की थी। क्लियर आप। तो बॉडी यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में भी, एग्जामिनर के दिमाग में भी, कि अब मैं क्या लिखने वाला हूं इसके बाद। क्लियर आप। यहां पे आप लिखोगे कि अब जो रियल विकसित भारत देश बनना है, उसके लिए हमको अपने यूथ को भी जगाना है, वुमेन एम्पावरमेंट भी करनी है, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आनी है, अपना एग्रीकल्चर मजबूत करना है, उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको जो है इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस भी है ना। साथ ही साथ हमको सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, और साथ में ये भी बताना है कि भारत जैसा डाइवर्स नेशन
जो लैंग्वेज के बेसिस पे बड़ा डाइवर्स है, जो रीजन के बेसिस पे बहुत डाइवर्स है, साथ ही साथ उस डाइवर्सिटी में हमको यूनिटी भी रखनी। इससे पूरे भारत की पिक्चर ड्रॉ हो गई। बट ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। पर भारत जैसा देश जिसकी एंशियंट सिविलाइजेशन से आज तक क्या है, एक कंटिन्यूटी में चला आ रहा है, ये भारत देश में आज इतना पोटेंशियल है, ये सभी चैलेंजेस को पार करेगा और 2047 में अपना जो ड्रीम है इसको क्या करेगा, रियलाइज। अब तीन चीजें इसमें बोल दिया आपने, डायमेंशन भी बोल दी, ये भी बोल दिया कि मैं थोड़ी देर बाद चैलेंजेस भी लिखूंगा, और मैं ये भी बोल दिया उसके बाद मैं ये प्रूव भी करूंगा कि मेरा देश 2047 में किस पाथ को लेकर विकसित होने वाला। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीजें रखनी है कि तीन तरीके से इंट्रोडक्शन रखनी है, और दो चीजों का ध्यान रखना है कि पहली बात एग्जामिनर को बतानी है कि मुझे टॉपिक ढंग से समझ आया, और दूसरी बात एग्जामिनर को बतानी है कि मैं इस ऐसे में क्या लिखने वाला हूं। इस प्रकार के आपके 2 पैराग्राफ होने चाहिए। ये भी क्लियर, ऑनलाइन में जो दिख रहे, क्लियर है ये बात? ठीक है। देन कम्स टू योर बॉडी। अब बॉडी हेडिंग नहीं है, बॉडी आप शुरू कर रहे हैं। नाउ राइटिंग द बॉडी। अब रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बोली थी ऐसे लिखने की स्किल वाली बात, उसकी 2 चीजें याद करो। पहली चीज तो ये याद करो दैट यू शुड हैव स्किल ऑफ आर्गुमेंट बिल्डिंग, एंड उस आर्गुमेंट बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, एंड उस आर्गुमेंट को आप क्लियरली बोल पाओ, कुछ गोलमोल बात ना करो, क्लियरली बात कर पाओ। ये आपकी क्या होनी चाहिए, स्किल। दूसरी बात, एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट में जंप करते वक्त देयर शुड बी फ्लो, देयर शुड बी कोहेरेंस। तो बॉडी में किस चीज का ध्यान रखना है, पहला बात रखना है आर्गुमेंट बिल्डिंग का, और दूसरा ध्यान रखना है कोहेरेंस का। क्लियर बात? नाउ हियर आई एम गिविंग यू वन इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट इज एएस मॉडल। DAS मॉडल इंट्रोडक्शन, और पहले एक्सरसाइज मैंने दी थी आपको करने को। उस एक्सरसाइज में मैंने आपको 3D मॉडल बोला था, जिसमें क्या करना है, डायमेंशन देखनी है, डायमेंशन की डेप्थ देखनी है और डिटेल देखनी है। नाउ आई एम गिविंग यू TAS मॉडल। TAS मॉडल है क्या? इन लिटरेरी ट्रेडिशन जब भी आप कोई आर्गुमेंट पेश करते हो उसको थीसिस कहा जाता है। जैसे लोग जो PhD करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम थीसी लिख रहे हैं जी अपनी, ठीक है बात। इसको क्या बोलते हैं, थीसिस। उस थीसिस का अगेंस्ट वर्जन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीथीसिस। एक तरफ फेवर का आर्गुमेंट होता है, एक अगेंस्ट का आर्गुमेंट होता है, और इन दोनों आर्गुमेंट का जो मिक्स्ड वर्जन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। अब नॉट नेसेसरली कि सिंथेसिस इन दोनों से ही निकलती हो। सिंथेसिस ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका कुछ ओपिनियन है, आपका कुछ वे फॉरवर्ड है, उस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय दिस टर्म सिंथेसिस। अब आपने बहुत सारी डायमेंशंस लिखी थी, जिन डायमेंशन की डिटेल और डेप्थ आपके पास है। सो मेक दिस आर्गुमेंट कि दिस इज डायमेंशन 1, दिस इज डायमेंशन 2, दिस इज डायमेंशन 3, दिस इज डायमेंशन 4, this is dimension 5, this is dimension 6, this is dimension 7, and so on. For every dimension there should be Thc1, there should be Thc2, there should be Thc3, there should be Thc4, there should be Thc5, there should be argument from your side. क्लियर बात? जैसे ये टॉपिक आपके पास था, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, विकसित भारत 2047, रियलाइजिंग द ड्रीम। अब यहां पर हर डायमेंशन में हमको अपना भारत देश का स्टेटस बताना है कि हमारे पास यूथ कितना है, हमारे पास विमेन की रियलिटी क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चर कितना है, हमारे पास बैंकिंग कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास रोड एंड कनेक्टिविटी कितना है, हमारी सिक्योरिटीज क्या है, हमारा सोशल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, जिसमें कास्ट है, रिलीजन है, ये सब क्या है, थीसिस है। क्लियर बात? इन सब थीसिस में हमको क्या दिखता है, पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि रियलाइजिंग द ड्रीम में आगे तो उस हर चीज का कोई ना कोई एक पोटेंशियल हमको दिखता है। क्लियर बात? ये थीसिस विल बी द आर्गुमेंट्स
that reflect the potential to realize the dream of विकसित भारत 2047। देन देयर विल बी चैलेंजेस, वो इस ड्रीम को चुका रही है कि भाई नहीं, इट इज नॉट दैट इजी, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ में बोला था कि नहीं इतना आसान नहीं है। क्लियर आप? देयर विल बी एंटीथीसी, एंटीथीसी 1, एंटीथीसी 2, एंटीथीसी 3, एंटीथीसी 4, एंटीथीसी 5 एंड सो ऑन। Then we have already presented the idea of potential, idea of challenges. Then अब आपको जब ट्रूली, क्योंकि अभी तो 25 साल है, उसको अचीव करना है तो आपको स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि क्या स्टेप लेंगे हम। ऐसे नहीं कि लिए जाने हैं, एक तो होता है ना कि लिए जाएंगे, एक ये भी है कि बोल के छोड़ दिया कि लेने पड़ेंगे, बट कुछ तो एविडेंस देना पड़ेगा ना, कुछ तो डाटा देना पड़ेगा ना कि कौन से स्टेप लेंगे आप। दैट विल योर सिंथेसिस। पहली प्रॉब्लम थी, पहली चैलेंज थी, उसका सिंथेसिस सॉल्यूशन। सेकंड सीसी में, सेकंड एनटीसीसी में S2, S3, S4, S5 इस तरीके से एंड सो ऑन आपका ध्यान बच जाए। ये पहला आर्गुमेंट बिल्डिंग का काम हो गया। आपने डायमेंशन में देख लिया, आपके पास पॉजिटिव आर्गुमेंट भी है, नेगेटिव आर्गुमेंट भी है, सॉल्यूशन भी है, पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन। अब बात आती है किस चीज की, क्रिएट करने। अब कोहेरेंस क्रिएट करने के यहां पर दो मेथड है। पहला मेथड कैसा कि आपने पहली डायमेंशन उठाई, पहली डायमेंशन उठाई, यू रोट थीसी, यू रोट एंटीथीसी एंड यू रोट सिंथेसिस, देन यू मेक अ कनेक्टिंग पैराग्राफ, जंप टू नेक्स्ट थीसी। अब क्योंकि ऐसे में आपके पास बहुत सारी डायमेंशंस होगी तो आपके पैराग्राफ शुड बी लिटिल ब्रीफ, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जब 10-15 डायमेंशंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, नेसेसरली हर डायमेंशन में आपके पास थीसी, एंटीथीसी और सिंथेसी ना हो। नेसेसरली ऐसा नहीं है ना कि 15 डायमेंशन और 15 में 15 के पास आपके पास डाटा भी, आर्गुमेंट भी, ऐसा नहीं हो सकता। और जब ऐसा हम करते हैं तो ऐसा लगता है, पेपर चेक करते वक्त मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा लगता है कि जीएस का जैसा आंसर चल रहा है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड करना। कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो, ये वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो कि पहले सारे आर्गुमेंट लिखो थीसिस के, कि क्या पोटेंशियल आपको भारत देश में अभी दिखता है। सारे आर्गुमेंट लिखे, सब डायमेंशंस के लिखे, जंप टू, इट इज इजी इन सेम पॉजिटिव अक्रॉस द डायमेंशन, देन यू गो टू नेगेटिव डायमेंशन इन चैलेंजेस, जैसा हमने सेकंड पैराग्राफ में लिखा भी था। देन कवर दिस होल। यहां पे आपने एक बार सब डायमेंशन बताई होगी तो पेपर चेक करने वाला देख रहा होगा कि ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, फिर वो फिर से सेम डायमेंशन रिवाइज करेगा। फिर लास्ट में एक और आप उसको रिवाइज करवाओगे सारी की सारी डायमेंशन, जिसमें आप क्या लिखने वाले हो, स्टेप्स लिखने वाले हो। नाउ इट बिकम वेरी इजी कि इंट्रोडक्शन में आपने एक पेज भर दिया ना, इजीली आप 3 पेज या 2.5 पेज यहां भरो, 3 पेज या 2.5 पेज यहां भरो, 3 पेज या 2.5 पेज यहां पे भर दो। इजीली आपके लगभग 3 से थोड़े से कम भरिएगा, क्योंकि 10 ही शीट्स मिलती है आपके पास, 2.5 से 3 पेजेस के बीच में आपने ये भर दिया। क्लियर बात? अब आपके पास लास्ट का एक पेज बचता है, दैट इज फॉर योर कंक्लूजन। ठीक है, तो हैव यू गॉट दिस टीएस मॉडल? इंट्रोडक्शन और टॉपिक डिसाइड करने से पहले 3D मॉडल, एंड अब क्या लगाएंगे, टीएस मॉडल। और इसमें ये वाला मॉडल अगर यूज करोगे अब आपका ऐसे बन जाएगा। इसमें जो अपनी इतनी सारी डायमेंशन लिखी, नेसेसरली सब डायमेंशन ना लिखो, जिसमें बेहतरीन डाटा है, जिसमें डिटेल्स है, वो वाली डायमेंशन अडॉप्ट कर लो। ठीक है, बट कुछ इंटरेस्टिंग डायमेंशंस जो आपके ध्यान पे रहनी ही चाहिए, जो मैंने काफी ऐसे में देखा मिस हो गई थी, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस, इंडिया का यूनाइटेड नेशन में रोल, पॉलिसी एंड गवर्नेंस का रोल। ठीक है, आपको जो बड़े लाइन लाइक टॉपिक है वो तो दिखते हैं, ये वाले टॉपिक कैसे भूल जाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना। 2047 में जैसे किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा यूएन के बारे में, जब मैंने देखा कॉपी, वो तो होना ही चाहिए कि 2047 में हमारा कुछ यूएन में भी तो स्टेटस होगा। तभी तो बोलेगा कोई।
है ना बात। तो इसी चीजों पे जरूर ध्यान रखना वो, क्योंकि अब बहुत सारी कॉपी चेक हो रही है, तो कुछ ऐसी डायमेंशन होगी जो आपका ऐसे क्या बनाएगी, यूनिक बनाएगी। ठीक है, सेम डे मैंने एक्सप्रेस का आर्टिकल भी शेयर किया था ग्रुप पे कि देखो विकसित भारत के लिए एग्रीकल्चर में क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही है। क्लियर है बात। अब ये सब होने के बाद अब आपको किस पे आना है, अपने कंक्लूजन पे आना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख लो। सबसे पहली बात, रीस्टेट द थीसिस। रीस्टेट द थीसिस। एक बार उसको फिर से याद दिलाओ कि आपने किस बारे में बातचीत की थी। ठीक है, एंड वहां पे थोड़ा सा ये बताना जरूरी है, ये ऐसा कि सेम बात को, सेम आर्गुमेंट ऐसा ना लगे अब तक कि रिपीटेटिव हो चुका है। अब ये जो न्यू वे होगा थीसी को प्रेजेंट करने का, सो रिकॉल योर इंट्रोडक्शन, ये बड़ा कैच है। रिकॉल योर इंट्रोडक्शन, और नेसेसरीली अगर इंट्रोडक्शन में आपने हुक यूज किया है, कोई कोटेशन यूज की थी, या कोई डाटा यूज किया था, या कोई एक एक्सप्रेसिव थॉट जिसमें एनेक्डोट हो सकता है वो यूज किया था, इसको थोड़ा रिकॉल करवाओ कि देखो ऐसा था आइडिया। क्लियर बात। ये रिकॉल होने के बाद एग्जामिनर के माइंड में सारा रिफ्रेश हो जाता है कि ये बात क्या, कहां से इसने शुरू की थी। अब सारी समरी होने के बाद, सारी समरी होने के बाद क्या ये उसने जो इंट्रोडक्शन में बताया था वो सारा लिखा कि नहीं लिखा। यहां पे आप अपना हुक यूज कर सकते हो, एंड बाय यूजिंग दैट हुक यू कैन समराइज ऑल द पॉइंट्स। यू कैन समराइज ऑल द पॉइंट्स। ऐसा आप लगभग एंड के थर्ड लास्ट पैराग्राफ में करोगे। थर्ड लास्ट पैराग्राफ, अभी 2 पैराग्राफ और बनेंगे, अभी थर्ड लास्ट पैराग्राफ यही है। पैराग्राफ में 5-6 स्टेटमेंट ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 5-6 सेंटेंस का पैराग्राफ। क्लियर है बात। और सेकेंड लास्ट भी हो सकता है ये। एंड लास्ट विल बी योर फाइनल कंक्लूसिव थॉट, दैट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन भी बोल सकता हूं मैं इसको, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं फाइनल और कंक्लूसिव थॉट। कि ऐसे के टॉपिक में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसका आंसर देना होता है कंक्लूजन में, उसको कंक्लूड करना जरूरी होता है। क्लियर बात। अब ये 2 पैराग्राफ का भी हो सकता है, इसमें 1 पैराग्राफ का भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हुक अगर यहां नहीं यूज कर पाए तो यहां कर लो यूज, अगर वहां नहीं यूज कर पाए तो यहां कर लो। पर लास्ट के किसी 3 पैराग्राफ में आप अपना हुक जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की थी उसको थोड़ा सा क्या करोगे, रिवाइज जरूर करवाओ। क्लियर बात। एक पेज रहेगा। एक पेज में मिनिमम 2, नहीं तो 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। पर एक पूरा पेज नहीं भर देना, उसमें 2 तो रखना, कहीं तो ब्रेक रखना बीच में। क्लियर बात। तो ऐसे करके आपके पास लगभग इजीली 10 पेजेस का होलिस्टिक आप क्या बना सकते हो, अपना ऐसे बना सकते हो। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को लिखने के 3 तरीके। बॉडी के लिए टीएस मॉडल, जिसमें आपकी कोहेरेंस विल बी योर स्किल, डाटा डिटेल्स विल बी योर नॉलेज, एंड कंक्लूजन। और कंक्लूजन में करना क्या है, कंक्लूजन में एक बार एग्जामिनर को रिमाइंड करवाना है कि आपको ऐसे समझ क्या आया था, समझ में आने के बाद आपने लिखा क्या, और उसको याद भी दिलाना कि इंट्रोडक्शन मैंने इस प्रकार से शुरू की थी, ताकि उसका ऐसा हो जाए कि भाई अब मैं कंक्लूड कर चुका हूं, उसको एंड में पता हो ना कि अब ये खत्म करने वाला है, अब ये खत्म करने वाला है, ऐसा उसको पता हो। इसलिए उसको वापस वो हिंट देना है कि मैं आ चुका हूं, मेरी बातें हो चुकी है खत्म, अब मैं वापस इंट्रोडक्शन याद कर रहा हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि मेरी बात यहां से शुरू हुई थी। क्लियर बात। तो दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, एंड विद दिस आई एम होपिंग कि ये जो ऐसे था ये बड़ा इजी था। हमने ये सारी चर्चा करते वक्त लगभग आपके दिमाग में ये पूरा ऐसे छप चुका है कि ये क्या हम इसमें लिखें। तो डायमेंशंस कितने होने चाहिए वैसे मैक्सिमम? जैसे ये तो हमने बहुत डिस्कस किए 12-13। 6-7 डायमेंशन बहुत है। उसका थीसी एंटीथीसी और सब लिखोगे ना,
ठीक है, तो 6-7 डायमेंशन होने चाहिए। हर डायमेंशन के लिए 2 पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो और हर पैराग्राफ में 2-3 डायमेंशन इकट्ठे भी कर सकते हो। जैसे एनवायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एक ही है, यूथ, विमेन, ट्राइबल एक ही है, पॉलिसी, गवर्नेंस, लेजिस्लेशन एक ही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक ही है, पैराग्राफ तो एक ही है। ऐसा भी कर सकते हो कि 2-3 अलग जो कीवर्ड हमने यूज किए उसको एक कॉमन डायमेंशन में ऐड कर सकते हो। ओवरेज कैसे करनी है फिर? एक से दो? ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस की बात है ये। हमेशा 2 पैराग्राफ के बीच में कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने लास्ट लाइन ये लिखी कि नॉट जस्ट ऑन सोशल इशू, इट ऑल्सो हैज पोटेंशियल ऑन पॉलिटिकल लेवल। आप पॉलिटिकल, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, इट हैज ऑल्सो सम इकोनॉमिक डायमेंशन। ये भी कनेक्टिंग लाइन हो सकती है। ये आएगी कैसे? तो नेसेसरली आपको वो वही तो मेथड, वही तो प्रैक्टिस है कि आपने जब वो रफ चार्ट बनाया उसमें आप रफ चार्ट में करेंगे क्या। देखो ये अच्छा सवाल भी बन गया और अच्छी चीज भी बन गई। इसके ऊपर एक और काम करना है, क्या कि यू विल मेक नंबरिंग, कि मैं पहला ये लिखूंगा, ठीक है जी, पहला ये लिखूंगा मैं, लेट्स सपोज दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा जी मैं ये लिखूंगा, चौथी बात मैं यूथ की करूंगा, ठीक है जी, पांचवी बात मैं लैंग्वेज पे करूंगा, छठी बात में जो है लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है तो छठी बात में स्किल पे करूंगा, ठीक है। सातवीं बात जो है मैं लेट्स सपोज हेल्थ पे करूंगा। तो ऐसी एक नंबरिंग भी बना सकते हो अपने दिमाग में कि किस प्रकार से मेरे को आर्गुमेंट में एक से दूसरे आर्गुमेंट पे जाते वक्त कोहेरेंस लेके आनी। हमने पहले ये सब चीजें तो रैंडम लिखी ना, इसमें नंबरिंग कर लो कि कैसे एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट में जाना है। क्लियर है बात? ऑनलाइन में सवाल कोई इसके बारे में? सर हेडिंग इन एसेज नहीं, एसे में हेडिंग नहीं डालनी, एसे में हेडिंग नहीं डालनी। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के टॉपर्स की बहुत सारी कॉपी में एसे में हेडिंग्स होती है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप हेडिंग्स डालो। जो मैंने आपको मॉडल बताया इस मॉडल में हेडिंग्स कहीं भी फिट नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे की डिमांड ही कोहेरेंस होती है, हेडिंग्स नहीं होती है। क्लियर बात? जैसे कैन वी अंडरलाइन द कीवर्ड्स? यस यू कैन, बट अगर आपकी बेहतर क्लैरिटी है टॉपिक में तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन करने की जरूरत होती है जीएस में कि एग्जामिनर वहां पे ध्यान दे, ऐसे में तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ते वक्त अगर आपका एग्जामिनर रुका ही लास्ट पेज पे तो वो बेहतरीन से है। आपको लग रहा है कि कोहेरेंस है नहीं, तो अगर एग्जामिनर का दिमाग बीच में ब्रेक ले रहा होगा तो चलो कम से कम कीवर्ड पे नजर डालो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो अंडरलाइन कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी अंडरलाइन करने की। टीएएस सेपरेट हेडिंग्स नहीं, कोई सेपरेट हेडिंग्स नहीं बनेगी टीएएस की। यू विल ग्लो फ्लो टू फ्लो। इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में कनेक्टिंग पैरा होना चाहिए, बॉडी और कंक्लूजन के बीच में कनेक्टिंग पैरा मैंने आपको बताया है कि उसको रिकॉल करेंगे आप। कोई हेडिंग नहीं चाहिए, पहली लाइन से लास्ट लाइन तक यू कैन ओनली सेपरेट योर पैराग्राफ्स। हाँ आइदर वे, एक चीज मैंने अभी जो नहीं डिस्कस की वो मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप ऐसे में 2-3 कोट्स यूज करना चाह रहे हो। अगर एक ही पैरा लिख पा रहे हो ना तो बीच में कोई कोटेशन का यूज कर लो, मतलब एक हुक नहीं 2-3 हुक यूज कर लो, ठीक है। पॉजिटिव डायमेंशन में किसी का एक कोट डाल दो, फिर नेगेटिव डायमेंशन में किसी का एक कोट डाल दो, कंक्लूजन में शिफ्ट होते वक्त किसी का एक कोट डाल दो, ठीक है। तो 2-3 कोट्स यूज कर सकते हो, 2-3 कोट्स यूज कर सकते हो अगर आपको कनेक्टिंग पैरा नहीं बनाना आ रहा। और कोई सवाल, आपका सवाल कोई? जैसे ये टॉपिक है आज मेरा है, हम्म, तो मान लो नहीं है इसके बारे में हमें नॉलेज हम्म, नहीं है, तो फिर हम पहले जाएं इसके बारे में पढ़ें। बिल्कुल। आज जो आपका टेस्ट हो रहा है अभी, और दूसरा टेस्ट ये अभी आज टेस्ट और होने हैं, तो ये टॉपिक देखो कल आपने ये टेस्ट लिखना तो आज हमने आपको एडवांस में दे दिया कि ये कल का टॉपिक है, क्योंकि अभी आप इसके बारे में तैयारी कर रहे हो। गो टू यूपीएससी वेबसाइट, टॉपर्स की कॉपी पढ़ो, है ना। डू सर्च डाटा इंटरनेट पे, डू सर्च आर्टिकल्स एडिटोरियल में कोई छपे हो, ठीक है। डू फाइंड डेप्थ एंड डिटेल्स ऑफ एनी डायमेंशन, उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। 10 डायमेंशन पर तो हम टॉपिक कवर कराने वाले हैं ना आपके, और धीरे धीरे जिसमें 8 डायमेंशन पर्टिकुलर है, लास्ट के 2 टॉपिक फिलोसफिकल है, उसके भी मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा कि किस प्रकार से करनी है।
क्लियर बात? जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो फिलोसफिकल ऐसे भी बहुत आसान हो जाएगा। फिलोसफिकल ऐसे में भी हम टीएस मॉडल लगा लेंगे। क्लियर बात? और कोई सवाल? तो अभी आप करिए, इस पर मेहनत करिए, करके आइए, देख के लिखिए, इस मॉडल को सामने रखिए। ठीक है, एक रफ पेज, एक क्वेश्चन वहां पे तो कम जगह मिलेगी ना, एक प्रॉपर रफ पेज लगाइए, प्रॉपर 2-3 पेज का रफ पेज लगा लीजिए। डाटा इकट्ठा करते वक्त 2-3 पेज पहले लिख लीजिए रफ में, बाद में उसको लिखिए कि कैसे यूज करने वाले हो। इंटरनेट पे कोट सर्च कीजिए, फिर उसमें से चूज करो कि कौन सा कोट आप यूज करोगे। ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 3-4 टॉपिक्स के ऐसे, इससे रिलेटेड कोई ऐसे मिल जाएगा आपको, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन इश्यू है ना सेकंड, इससे रिलेटेड ऐसे मिल जाएगा। विकसित भारत पे तो हो सकता है कि हजारों ऐसे मिल जाए, हजारों एडिटोरियल्स मिल जाए। एक बार पढ़िए उसको, एनालाइज कीजिए, फिर अपना कंप्लीट लिखिए। रट्टा आप देखो, इस उम्र में वैसे नहीं होता कि आप रट्टे के मार के ऐसे चले आओगे, वही ले आओगे, फिर वो थीसी एंटीथीसी खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, बट इससे बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन 1 पेज, 2 से 3 पेज का एक टी पार्ट, 2 से 3 पेज का एंटीथीसी पार्ट, 2 से 3 पेज का अपना सिंथेसिस पार्ट। 2 से 3 पेज में थोड़ा छोटा भी हो सकता है, क्योंकि कंक्लूजन में भी आप कुछ चीजें उसके बारे में ऐड कर पा रहे हो। ठीक है जी बात? और कोई सवाल? सिंथेसिस मतलब सॉल्यूशन टाइप जो हमने हाँ, चैलेंजेस देखे उसका जो सॉल्यूशन। दोनों आपने आर्गुमेंट पेश किए एक दूसरी तरफ पे, उसको जो आपकी एसए की डिमांड है उसके हिसाब से थोड़ा सा न्यू आइडिया के साथ पेश करना है, उसमें सॉल्यूशन लिखना है। रियलाइजिंग द ड्रीम था ना, तो आपने ऐसे लिखा कि एग्रीकल्चर का एग्जांपल मैं लेता हूं। एग्रीकल्चर की आपने थीसी क्रिएट की कि भारत मूलतः एग्रीकल्चर प्रधान जो ये देश है, और यहां पे सभी लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की सोसाइटी को हमको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को मोर प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा ताकि सभी लोगों का फायदा। चैलेंज हमने पैदा लिखा कि इसमें इरिगेशन की सुविधाएं नहीं है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ये हमने चैलेंजेस लिख लिए। अब सिंथेसिस कहां से आएगा इसका? सिंथेसिस आएगा कि अभी जो भारत कदम ले रहा है, जिसके अंदर भारत क्या कर रहा है, बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा रहा है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को बेहतरीन कर रहा है। क्लियर बात? मार्केट यार्ड को ऑनलाइन बना रहा है, इनेम। ठीक है, ये इसका सिंथेसिस हो गया, थर्ड पार्ट हो गया इसका ये, कि इसमें हम ये सॉल्यूशन इस प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर बात? या और आपको दिखता है कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक ब्रांड तैयार कर सकते हैं, ये कोई सिंथेसिस दिख रही है आपको? ठीक है, एग्रीकल्चर को आप सस्टेनेबिलिटी के साथ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक आइडिया। मतलब इसमें वो देख सकते हैं जैसे कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी वगैरह निकाली। बिल्कुल, जैसे अशोक दालवाई कमेटी याद आ गई आपको, ये अशोक दालवाई कमेटी ने डबलिंग द फार्मर इनकम का आइडिया रखा था, वो यूज कर लो, वो यूज कर लो। क्लियर बात? तो वहां पर थोड़ा आपका अपना ज्ञान मिलता है। जैसे काफी लोगों ने एक विश्व गुरु लिखा 2047 वाले में, अब आप विश्व गुरु लिख रहे हैं, जबकि आज का आइडिया क्या है, विश्व बंधु। मैंने बहुत सारे ऐसे में किया मार्क, मैं कहा विश्व गुरु क्यों लिख रहे हो, अब हम तो बोल रहे हैं विश्व बंधु बनेंगे, विश्व बंधु है ना नहीं टर्म, वो कहाँ आएगी सिंथेसिस आइडिया में? ये सब नई जो बातें हैं, नया जो डाटा, वो यहां पे लिख लो। ठीक है बात? यस, थीसी में पोटेंशियल, एंटीथीसी में चैलेंजेस, सिंथेसिस अगेन सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। यस, सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम देंगे अभिषेक जी, सही बात आप कह रहे हो। यहां पे सिंथेसिस का मतलब होगा सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की है, वे फॉरवर्ड जिसको हम कह रहे हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्कीम भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। डायमेंशन इलेबोरेट करना है। डायमेंशन को इलेबोरेट करने के लिए एक तो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरा आपके पास डाटा एंड डेप्थ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर को विकसित करना है ना, तो एग्रीकल्चर विकसित होता तभी होगा, यूथ को जॉब मिलेगी, एजुकेशन होगी, तभी विकसित देश बनेगा। ठीक है, तो अब उसको हमने इस प्रकार से यूज करना है कि अभी डाटा क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी हमारी है क्या। ठीक है, उस रियलिटी में आपको पोटेंशियल दिखता है, चैलेंज दिखता है, ये दोनों चीजें आपने किस में डालनी है, सीसी और एंटीसीसी के अंदर। ये बात वुमेन अगर आपको दिखती है, तो भारत में वुमेन 50% पॉपुलेशन तो वुमेन ही है।
क्लियर है बात? एंटीथीसी क्या है कि पैटर्न भर किए, सिंथीसी क्या है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 33% अभी हमने 106 नंबर अमेंडमेंट में दिया है। क्लियर बात? रूरल एरिया में वर्क फोर्स का शेयर लगभग 30% के ऊपर है वुमेन का, तो ये क्या है उसका सिंथेसिस वाला पार्ट। थैंक यू फॉर द क्लास, आई होप यू हैड गुड टाइम।